जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे सेनापति की शहादत श्रृंखला में आगे की कहानी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यशपाल कैसे प्रकाशवती को भगा करके लाते हैं और दल में रख देते हैं। साथ ही उन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है। हालांकि शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया था और दल में वैसे ही कह दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा भी था, देखेंगे जब चंद्रशेखर आजाद ने यशपाल के लिए सजाए मौत की सजा सुनाई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा ने सारी बातें आजाद को बता दी थी कि कैसे कैसे अभी दल में क्या चल रहा है, और प्रकाशवती कांड जो हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताया। साथ ही यह भी कहा कि अभी आपको भगत सिंह को छुड़ाने पर ध्यान रखना है, इस मामले में आप भैया भी मत पड़िएगा। आजाद मान गए कि ठीक है, ये हो जाएगा पहले, तभी हम लोग फिर भगत सिंह को छुड़ाने का जो कार्यक्रम है इसके बाद ही हम लोग यशपाल पर निर्णय लेंगे। उसी दिन बम परीक्षण में रावी नदी के तट पर भगवती चरण वोहरा शहीद हो गए, चूंकि उनके हाथ में ही बम फट गया था। ये पहले वीडियो बताया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। भगवती चरण वोहरा का शहीद होना बहुत बड़ा घातक साबित हुआ, दल के लिए भी, चंद्रशेखर आजाद के लिए भी। आजाद ये मानते थे कि भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो बौद्धिक शून्यता आई है पार्टी में, भगवती चरण वोहरा के आने से वो शून्यता भर जाएगी। और वाकई में भगवती चरण वोहरा बौद्धिक रूप से उतनी ऊंचाई पर थे। उन्होंने जितना कुछ लिखा है और जिस तरह से बाकी साथियों ने उनके बारे में लिखा है, उससे यह साफ साबित होता है। वोहरा शहीद हुए और उसी बम विस्फोट में सुखदेव राज का एक पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गया। छर्रे लगे थे बम के, कई इनके भी। तो इन्हें फिर इलाज के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए पहले शिमला और फिर अमृतसर भेज दिया गया। पार्टी में ये काफ़ी देर से आते हैं, वापस लौटते हैं दल के काम में। उधर भगत सिंह को छुड़ाने जब ये लोग पहुंचते हैं तो भगत सिंह ने उधर से कोई सिग्नल ही नहीं दिया। तरीका ये था कि यहाँ से सिग्नल दिया जाएगा और बदले में भगत सिंह सिग्नल देंगे और फिर छुड़ाने का कार्यक्रम होगा। तो वो टाल दिया गया, वो सफल कार्यक्रम नहीं हो सका। पहले इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है, जब आज़ाद और उनके कुछ साथी भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए कई बमों और जितने भी बंदूक पिस्तौल आदि लेकर के पहुँचे थे वहाँ। फिर ऐसी स्थिति आई कि जहां ये लोग ठहरे हुए थे लाहौर में, ये सारा जो प्रकाशवती वाला कांड हुआ है ये लाहौर का ही है मामला। वहीं पर जहां ये लाहौर में ये लोग ठहरे हुए थे, अचानक ऐसा होता है कि वहां बमों में विस्फोट हो जाता है। किसी एक बम में कोई ढीला उसी तरह से होगा जैसे वो भगवती चरण वोहरा के हाथ में बम फट गया था, वैसे ही रहा होगा। और फिर वहां परिस्थिति ऐसी बनती है कि वहां से सबको भागना पड़ता है। दिल्ली आते हैं, फिर कानपुर चले जाते हैं लोग। कुछ लोग दिल्ली में ही रह जाते हैं। दिल्ली में एक फैक्ट्री बनती है, बम फैक्ट्री। कानपुर में बम फैक्ट्री बनाई जाती है। और अब यशपाल पर निर्णय लेने की बारी थी। चंद्रशेखर आजाद को सारा कुछ बताया गया कि क्या क्या हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई। याद रखिए, केंद्रीय समिति में अब काफ़ी लोग बदल चुके थे, चूंकि जो मुख्य लोग थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। कुछ उनमें से सरकारी गवाह भी बन चुके थे, फणेंद्र नाथ घोष वगैरह। भगत सिंह गिरफ्तार हो चुके थे, सुखदेव गिरफ्तार हो गए थे, शिव वर्मा थे, या और भी जो लोग थे मुख्य तौर पर, वो अधिकतर लोग गिरफ्तार थे। तो इस स्थिति में चंद्रशेखर आजाद ने नई केंद्रीय समिति बनाई थी। उसकी बैठक होती है अगस्त के प्रथम सप्ताह में 1930 ईस्वी की ये बात है। और उस बैठक में यशपाल पर आरोप जो लगाए जाते हैं, पहला आरोप ये था कि वो अपनी वासना के लिए, अपनी निजी जिंदगी के लिए किसी के घर से लड़की भगा करके, उसके घर वालों की इच्छा के विपरीत भगा करके और लेकर के आए हैं।
दूसरी बात कि पार्टी से उन्होंने झूठ बोला कि प्रकाशो बहुत पैसे लेकर के आने वाली है, वैसा कुछ नहीं, ये पूरी तरह से बात झूठी साबित हुई। इसे लेकर के ये हुआ कि दल में कमजोरी आती जा रही है और इसके लिए यशपाल को केंद्रीय समिति की उस बैठक में सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। यशपाल उस समय दिल्ली में थे। दिल्ली में जो बम फैक्ट्री थी वो साबुन बनाने के कारखाने के नाम पर वो चलाया जा रहा था। वहाँ याद रखिए उस दौरान ही जो बहुत अधिक हिंदी के प्रसिद्ध कवि, उन्होंने गद्य भी लिखा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उस समय दल के लिए काम कर रहे थे, इस क्रांतिकारी दल में शामिल हो चुके थे। तो वो लोग दिल्ली में थे। यहाँ पर कानपुर में ये बैठक होती है, सजा सुनाई जाती है। इस बैठक में चंद्रशेखर आजाद के अलावा कैलाशपति, वीरभद्र तिवारी, सद्गुरु दयाल अवस्थी, धनवंतरी और विद्याभूषण मौजूद थे। इन लोगों में से चंद्रशेखर आजाद, कैलाशपति, वीरभद्र तिवारी और सद्गुरु दयाल अवस्थी, ये लोग केंद्रीय समिति के मेंबर थे। धनवंतरी और विद्याभूषण साधारण सदस्य की हैसियत से इसमें मौजूद थे। तो कैलाशपति को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि दिल्ली से यशपाल को बुला करके कानपुर ले आए। योजना यह बनाई गई थी कि यशपाल जब कानपुर आएंगे या बाहर से जो लोग कानपुर आमतौर पर आते थे, तो वो चटाई मोहल्ले में मारवाड़ी बासे नाम की जगह है, जहां लोग पहुंचते थे, वहीं होटल में खाना वगैरह खाते थे या ठहरते थे जब तक कि दूसरा साथी आ नहीं जाए ले जाने के लिए। कैलाशपति को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि यशपाल को वहां भेजे, कहे कि कानपुर में आपको आजाद ने बुलाया है। मारवाड़ी बासे जब यशपाल पहुंचे तो वैशंपायन को यह जिम्मेदारी दी गई थी, विश्वनाथ वैशंपायन को, कि वहां से कानपुर टैनेरी लेकर के जाएं। वो सुनसान इलाका था और वहीं पर क्रांतिकारी निशानेबाजी का अभ्यास किया करते थे। तो योजना थी कि वहीं पर यशपाल को गोली मार दी जाए। ये पूरी योजना बन गई। अब जब कैलाशपति वहां चले गए, भेजा उन्होंने, और जब विश्वनाथ वैशंपायन पहुंचे मारवाड़ी बासे, तो वहां पर यशपाल का कोई अता पता नहीं था और चंद्रशेखर आजाद इंतजार करते रह गए। यशपाल नहीं आते हैं, यह क्लियर हो गया कि यशपाल को किसी ने पहले ही सारी बात बता दी है। किसने बताई, ये उन्होंने बाद में आजाद को भी बताया है और अपनी किताब सिंहावलोकन में भी लिखा है। यशपाल लिखते हैं कि वो जब वहाँ से चले दिल्ली से कानपुर, तो कानपुर पहुँचते ही वो जाते हैं स्टेशन पर और उन्हें ये कहा गया था कि स्टेशन पर कोई लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं लेने आया। तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ वीरभद्र तिवारी का घर जानते थे और वीरभद्र तिवारी के यहाँ चले जाते हैं। विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मारवाड़ी बासे से सभी क्रांतिकारी परिचित थे। खुद यशपाल कई बार पहले भी आ चुके थे मारवाड़ी बासे और अच्छी तरह जानते थे कि कानपुर अगर आना है तो मारवाड़ी बासे जाना है और वहीं से फिर ले जाया जाएगा जहां भी क्रांतिकारियों के अड्डे हुआ करते थे या जहां रहते थे। तो यशपाल की बात सुन लेते हैं। वो पहुंचते हैं वीरभद्र तिवारी के यहाँ। वीरभद्र तिवारी उनको सारी बात बता देता है कि तुम्हारे खिलाफ मृत्यु दंड का ऐलान हो चुका है और तुम्हें गोली मार देने के लिए बुलाया गया है, यहां से तुम लौट जाओ। और उसे अपने घर में कुछ समय तक छिपा करके वीरभद्र तिवारी रखता है। विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं कि वो यशपाल की तलाश करते हुए गए भी थे वीरभद्र तिवारी के यहाँ पूछने कि यशपाल यहाँ आया है क्या। तो तिवारी ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई नहीं है, वो नहीं जानता कि यशपाल हैं, कहाँ हैं, नहीं हैं। जबकि उस समय यशपाल वीरभद्र तिवारी के घर में मौजूद थे। और फिर वहीं से यशपाल लौट आते हैं छुप छुपा करके दिल्ली। वहाँ दिल्ली आते ही तुरंत प्रकाशों को साथ लेते हैं और कुछ जो गोला बारूद बन चुका था उसको लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं पंजाब की ओर। यशपाल ने दिल्ली पहुंचकर क्या क्या किया, इस संबंध में अज्ञेय ने एक इंटरव्यू में विस्तार से बताया है, बहुत बाद में, आज़ादी के बाद में। तो उस इंटरव्यू को भी हम लोग देखेंगे जो अज्ञेय ने इंटरव्यू दिया है। तो अभी हम लोग आते हैं कि यशपाल वहाँ से पंजाब निकल जाते हैं।
अब सबसे बड़ा ये सवाल था चंद्रशेखर आज़ाद के सामने कि आखिर केंद्रीय समिति की बैठक में तो लिमिटेड लोग थे, खास लोग थे, इन्हीं में से किसी ने मुखबिरी की है, गद्दारी की है, तो उस गद्दार को जानना जरूरी था। ऐसी स्थिति में धनवंतरी को वो भेजते हैं। धनवंतरी एक बड़े क्रांतिकारी थे HSRA में, हम लोग उनके बारे में कभी देखेंगे विस्तार से। धनवंतरी को भेजा जाता है कि वो यशपाल को ले आए और उससे कहे कि माफ़ कर दिया गया है, लेकिन वो आ करके मिले आज़ाद से। धनवंतरी जाते हैं। यशपाल ने भी लिखा है सिंहावलोकन में कि वो डरे हुए थे, उन्हें डर था कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, ये लोग आया है गोली मारने के लिए, इसलिए कुछ और लोगों को लेकर के गए थे कि अगर गोली मारी जाएगी तो इधर से भी, उनके पक्ष से भी गोली चलाने वाले और लोग हों। लेकिन ऐसा कुछ इरादा नहीं था, धनवंतरी को लाने के लिए भेजा गया था। धनवंतरी आखिर विश्वास दिलाने में सफल होते हैं यशपाल को, और यशपाल को फिर कानपुर बुलाया जाता है और फिर बैठक होती है। 4 सितंबर 1930 को ये बैठक हुई। यशपाल को बिठाया गया और आज़ाद ने पूछा कि ठीक है, तुम्हें माफ़ तो कर दिया जाएगा, ये बताओ कि बताया किसने था तुम्हें। यशपाल बताने के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन आज़ाद कहते हैं कि तुम जब तक नहीं बताओगे तब तक कैसे ये साबित होगा कि अब तुम सुधर गए हो या अब दल के प्रति निष्ठावान हो। गद्दार कौन है, गद्दार के बारे में बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब यशपाल फंस गए थे, न भाग सकते थे और न चुप रह सकते थे। आखिर उस स्थिति में यशपाल ने बताया कि वीरभद्र तिवारी ने उन्हें अपने घर में रखा था और सारी बात बताई थी, फिर वहीं से वो भागे हैं। उसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि जब केंद्रीय समिति के लोग ही आपस में गद्दारी कर रहे हैं, मुखबिरी कर रहे हैं, तो फिर किसका विश्वास किया जाएगा, और फिर ये किस काम का दल संगठन है और किस काम की केंद्रीय समिति है। और केंद्रीय समिति को, या कह सकते हैं एक तरह से HSRA को भंग कर दिया गया। HSRA विधिवत उसी दिन खत्म हो गया। बाद में लोग, उसमें यशपाल हैं, उन्होंने खुद को ही अपना कमांडर इन चीफ HSRA को घोषित कर लिया। फिर वो जिस लड़की को भगा करके ले आए थे, यशपाल जब गिरफ्तार होते हैं तो वो लड़की प्रकाशवती खुद को कमांडर इन चीफ घोषित करती है। यह भी दिलचस्प है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब तक कमांडर इन चीफ रहे, छद्म नाम से रहे, या बाकी सभी लोग छद्म नाम अपना रखते थे। यशपाल जब अपने आप कमांडर इन चीफ रहे तो उन्होंने अपने नाम से पर्चा छपवाया, कमांडर इन चीफ यशपाल। प्रकाशवती ने भी यही किया, प्रकाशवती कमांडर इन चीफ HSRA। इन लोगों ने अपने असली नाम से ही सब कुछ ये किया। खैर HSRA भंग हो गया उस दिन, और सबको आज़ाद ने कहा कि अपने अपने हिसाब से अब तुम लोगों को जहां मन करे जाओ, तुम लोग अब आज़ाद हो, सबको छोड़ दिया हमने, अब संगठन नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के जो बहुत अधिक विश्वस्त थे, खासकर विश्वनाथ वैशंपायन, वो उन्हीं के साथ रहते हैं। धनवंतरी चले जाते हैं पंजाब, वहाँ कुछ दिन संभालते हैं। यशपाल को भी कहा जाता है, आज़ाद कहते हैं कि भाई तुम भी फरार हो, और उस समय तक ये नहीं पता था आज़ाद को कि यशपाल पुलिस से मिला हुआ है या नहीं है, और ना ही उस तरह का संदेह था। वीरभद्र तिवारी पर संदेह पक्का हो गया था। तो यशपाल को भी कहते हैं कि जो हथियार तुमको लेना है ले लो और जाओ, जैसे तुमको अपना संगठन चला सकते हो चलाओ, और यशपाल को भी विदा कर देते हैं। यशपाल प्रकाशवती को लेकर के चले जाते हैं। याद रखिए कि अब यशपाल की मुख्य जिम्मेदारी हो गई थी प्रकाशवती। दिल्ली, अगर लाहौर से दिल्ली जाते थे तो प्रकाशवती को साथ लेकर के आते जाते थे। कहीं रखना है, कहीं जाना है तो पहले प्रकाशवती की चिंता है कि कहाँ सुरक्षित रखा जाए। यही होता है कि वो अब दल के बजाय प्रकाशवती के प्रति समर्पित हो गए थे। अधिकतर जो गद्दारी का इतिहास रहा इस क्रांतिकारी दल में, HSRA में, वो शादी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि HSRA में महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा नहीं थी या इज्जत नहीं थी। इसमें दुर्गा भाभी थी, सुशीला दीदी थी, ऐसे लोग थे जिनका HSRA में काफ़ी अच्छा स्थान था, काफ़ी इज्जत थी, उनको एक्शन में रखा जाता था। लेकिन शादी बिना पूछे किए जाने की मनाही थी। नियम ये था कि पहले केंद्रीय समिति से स्वीकार्यता मंजूरी लेनी होगी और तब फिर कोई शादी करेगा। यशपाल ने ऐसा नहीं किया था। यशपाल ने लिखा है कि उन्हें पता ही नहीं था इस नियम का, जबकि यशपाल उस समय केंद्रीय समिति के सदस्य बनाए जा चुके थे। तो ये तो मजाक वाली बात है कि मुझे नियम ही नहीं पता था। नियम अच्छी तरह से पता था यशपाल को भी, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया।
शादी को लेकर के ही देख लीजिए, इंद्रपाल बाद में गद्दार हो जाते हैं, उनकी जस्ट नई नई शादी हुई थी। यशपाल भी अपनी अब पत्नी बना चुके थे बिना शादी के प्रकाशवती को, इसलिए इनका अब गोल गोल घुमाव शुरू हुआ। फणींद्रनाथ घोष जो प्रसिद्ध गद्दार इसमें साबित हुआ है लाहौर केस में, उसकी भी उस समय नई नई शादी हुई थी और पत्नी का ख्याल करके वो भी गद्दारी पर उतर आया। इसी बीच एक और बड़े क्रांतिकारी की गिरफ्तारी हुई जो दिल्ली का उस समय इंचार्ज था, कैलाशपति। और कैलाशपति भी अभी नया नया आशिक बना था। कैलाशपति की आशिकी की कहानी किसी और वीडियो में, लेकिन वो भी फिर उसी कारण से गद्दार साबित हुआ। उसके साथ उसकी प्रेमिका को भी पकड़ लिया गया और प्रेमिका को टॉर्चर करने की पुलिस ने धमकी दी। कैलाशपति ने सारा कुछ उगल दिया और उसके बाद कैलाशपति के मुंह खोलने के बाद जो बाहर जो भी क्रांतिकारी बचे थे वो तेजी से गिरफ्तार होते चले गए। कैलाशपति की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सबसे पहले कपूर चंद, मास्टर हरिद्वारी लाल, गिरवर बालकृष्णा, डॉक्टर बाबूराम साबुनी, खयाली राम गुप्त, भागीरथ, मास्टर हरकेश और धनवंतरी 1 सितंबर 1930 को पकड़ लिए गए। 15 सितंबर को विमल प्रसाद जैन मेरठ में और फिर अज्ञेय पकड़ लिए गए अमृतसर में। नंद किशोर निगम कानपुर में पकड़े गए 5 दिसंबर को। इन गिरफ्तारियों के बीच ही वीरभद्र तिवारी पर चंद्रशेखर आजाद का और बाकी साथियों का संदेह और अधिक बढ़ा। जब सारे लोग गिरफ्तार हो रहे थे, छोटे बड़े क्रांतिकारी, यहाँ तक कि जो किराए पर किसी को मकान दिए हुए हैं उसकी तक गिरफ्तारी हो रही थी, उस स्थिति में वीरभद्र तिवारी ठाठ से अपने घर में रह रहा था और पूरे कानपुर में घूम रहा था। कानपुर का ये रहने वाला था, ख्याल रहे तो। और उसकी तरफ कोई नहीं उसको पकड़ रहा है, कोई पुलिस उसकी तरफ नहीं जा रही है, उसको कोई चिंता ही नहीं है कि हाँ हम भी पकड़े जा सकते हैं, जबकि वो सेंट्रल कमेटी का उस समय मेंबर था। तो ये और अधिक शक सबका बढ़ा कि वीरभद्र तिवारी पक्के तौर पर ये पुलिस से मिला हुआ है। और वीरभद्र तिवारी पर जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि उसका पड़ोसी था सीआईडी का एक अफसर और दोनों की पत्नियों के बीच गाढ़ी दोस्ती थी। वो पूरी कहानी उस वीडियो में बताई गई थी। वीरभद्र तिवारी इस तरह से जब खुलेआम घूम रहा था और चंद्रशेखर आजाद को पक्का यकीन हो गया कि ये पुलिस का आदमी है, तो आजाद वीरभद्र तिवारी को भी मारने की घोषणा करते हैं, मृत्युदंड की घोषणा करते हैं। याद रहे कि उस समय घूम फिर करके बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि संगठन नहीं चलाया जा सकता है और यशपाल हो या और दूसरे कई लोग वो घूम फिर करके आजाद के पास आ गए थे। तो ये बात हुई कि वीरभद्र तिवारी को भी मारा जाए, लेकिन वीरभद्र तिवारी को मारा नहीं जा सका। उसे भी किसी ने बता दिया था कि तुम्हें मृत्युदंड का आदेश दिया जा चुका है। यशपाल ने सिंहावलोकन में लिखा है कि उन्होंने एक समारोह के दौरान देखा भी था वीरभद्र तिवारी को और एक दूसरे को परस्पर देखा था। यशपाल को साफ तौर पर आदेश था कि वीरभद्र तिवारी को देखते ही गोली मार देना है, लेकिन यशपाल पहले से जो उनके साथ रियायत बरती है थी या एहसान जो किया था वीरभद्र तिवारी ने, शायद उसी एहसान का बदला चुकाया यशपाल ने। और सिंहावलोकन में तो वो लिखते हैं कि बस एक दूसरे को देखा और नहीं मारा, लेकिन बाद में यशपाल ने जो इस संबंध में लिखा है उसमें वो लिखते हैं कि दोनों बातचीत करते हुए वहां से निकल गए। तो ये अनुमान ये लगाया जाता है, पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता, लेकिन सभी क्रांतिकारियों का ये अनुमान था कि वीरभद्र तिवारी ने यशपाल की जान बचाई थी, इसी एहसान का बदला चुकाया कि इस बार यशपाल ने वीरभद्र तिवारी को आगाह कर दिया और एहसान का बदला चुकाया। वीरभद्र तिवारी गद्दार है, मुखबिर है, पुलिस का आदमी है, यह बात सभी क्रांतिकारी मानने लगे थे। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में लड़ते हुए, उसके बाद दल के लोगों का क्रोध अधिक बढ़ा और उसमें ये साफ बात आ गई थी कि वीरभद्र तिवारी वहां मौजूद था इलाहाबाद में उस दिन, और उसका हाथ था चंद्रशेखर आजाद के साथ जो मुठभेड़ हुआ उसमें। तो जो बचे हुए क्रांतिकारी थे वो तय करते हैं कि इसका बदला लिया जाएगा और वीरभद्र तिवारी को इसका दंड दिया जाएगा। और फिर वीरभद्र तिवारी को गोली मारते हैं रमेश चंद्र गुप्त।
रमेश चंद्र गुप्त ने अपना पूरा संस्मरण लिखा है, जिसमें सारी कहानी को उन्होंने विस्तार से बताया है। वो वीडियो हम लोग देखेंगे, कैसे रमेश चंद्र गुप्त ने वीरभद्र तिवारी पर गोली चलाई, अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।